Hey people, how are you all? This is Anshika and today I'll teach you remaining topics, edit topics of end of bipolarity. इसके जो पहले सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन है वो मैंने अपने पहले वाले 2 वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो इसमें मैं पढ़ाऊँगी जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सब आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि बेसिकली हमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, तो हमें पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन में अपनी 2 वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, और फिर जो एडिट टॉपिक्स हैं, जो इसके बाद जो चैप्टर था यूएस हेजेमनी, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है और उसके 2 टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। कौन कौन से? यूनिपोलर वर्ल्ड एंड गल्फ वॉर। तो वो दो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफ़गानिस्तान, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन CIS एंड दी 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। तो ये 3 टॉपिक्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और इस वीडियो में मैं आपको यूनिपोलर वर्ल्ड एंड गल्फ वॉर पढ़ाऊंगी, जो कि यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड से। यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है। बाइपोलर वर्ल्ड मतलब कि जहाँ पे 2 सुपर पावर्स हो। ओके, तो यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता होगा? जहाँ पे एक सुपर पावर हो। ओके, तो यूनिपोलर वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर होती है। हमने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में देखा था कि जो यूएसए और यूएसएसआर थी उसने पूरे वर्ल्ड को बाइपोलर वर्ल्ड बना दिया था क्योंकि वो दोनों सुपर पावर्स थी। ओके, और जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, उसके बाद वर्ल्ड स्टेज पर कौन बचा? एक ही सुपर पावर बची ना, दैट इज़ यूएसए। तो इसलिए उसने वर्ल्ड को क्या बनाया? यूनिपोलर वर्ल्ड। ओके, तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जब सोवियत यूनियन सडनली कोलैप्स हो गया तो इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज़। इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि सडनली इतनी बड़ी सुपर पावर बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गई, वर्ल्ड स्टेज से डिसइंटीग्रेट हो गई, तो सबको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था सबके लिए। ओके, और जब 2 में से एक सुपर पावर कोलैप्स हो गई, मतलब अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एक ही सुपर पावर बची वर्ल्ड स्टेज पर, दैट इज़ यूएसए। ओके, इसलिए इस टॉपिक का नाम है यूनिपोलर वर्ल्ड। ओके, तो जब यूएसए ही बस सोल सुपर पावर थी वर्ल्ड में, तो उसने कैसे बिहेव करना शुरू कर दिया? इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ हेजेमोनिक पावर। ओके, मतलब उसने अपनी हेजेमोनी दिखानी शुरू कर दी, अपनी सुप्रीमेसी काइंड ऑफ बोल सकते हैं, दिखाना शुरू कर दिया। ओके, बट इट वुड अपेयर दैट यूएस हेजेमोनी बिगैन इन 1991 आफ्टर सोवियत पावर डिसअपेयर्ड। मतलब ये ऐसा हम मानते हैं, ऐसा बेसिकली लगता है कि जो यूएसए है उसने अपनी हेजेमोनी, अपनी पार्स, अपनी सुप्रीमेसी शो करना तब 1991 के बाद से शुरू किया, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड इट इज़ लार्जली करेक्ट। ओके, बट वी हैव टू कीप इन माइंड 2 राइडर्स ऑफ दिस। कौन कौन से राइडर्स हैं वो? फर्स्टली, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि यूएसए ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाना 1991 से ही शुरू किया है। 1945 में भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे एंड हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब यूएसए ने जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। ओके, एंड ऐसा माना जाता है कि जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, तो इट वॉज अननेसेसरी टू ड्रॉप अ बॉम्ब। तब भी क्या हुआ? उसने बॉम्ब ड्रॉप किया। क्यों किया? क्योंकि उसको अपनी सुप्रीमेसी दिखानी थी। तो ऐसा नहीं है कि उसने अपनी सुप्रीमेसी 1991 के बाद से ही दिखाना शुरू किया, वो पहले भी अपनी पावर शो करता था बाकी लोगों को। और जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद तो और ही ज़्यादा एकदम सबको लगने लगा कि हाँ, अब हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं। ओके, तो जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो उसके मतलब डिसइंटीग्रेट होने के जस्ट बाद में लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये जो वर्ल्ड है ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया है और हम एक यूएसए की हेजेमोनी में रह रहे हैं। जबकि कुछ टाइम के बाद, मच लेटर, लोगों को, वर्ल्ड को ये रियलाइज़ हुआ कि वी आर लिविंग इन अ पीरियड ऑफ हेजेमोनी। ओके, एंड यूएस इज़ बिहेविंग लाइक अ सोल सुपर पावर ऑन दी वर्ल्ड स्टेज। तो ये था यूनिपोलर वर्ल्ड में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं गल्फ वॉर। गल्फ वॉर क्या था? तो इन अगस्त 1990 इराक इन्वेटेड कुवैत। इराक ने क्या किया?
इन्वेट कर लिया कुवैत को इन अगस्त 1990। अब इसने इसको इन्वेट क्यों किया ये आपके सिलेबस के बाहर है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आगे आप जब हायर स्टडीज़ करेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इराक़ ने क्यों इन्वेट किया था कुवैत को। तो इराक़ ने कुवैत को इन्वेट कर लिया ओके अगस्त 1990 में। अब जो ये दोनों ही कंट्रीज़ हैं इराक़ एंड कुवैत, दे बोथ आर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ओके। तो अब इसने कुवैत को जब इन्वेट किया उस टाइम पर यूएन बन चुका था ओके। तो जब यूनाइटेड नेशन आ गया था उसके बाद से हम एक फ्री वर्ल्ड में रह रहे थे, मतलब ऐसे कोई भी कंट्री किसी पर कब्ज़ा नहीं कर सकती, किसी को इन्वेट नहीं कर सकती ओके। तो आफ्टर अ सीरीज़ ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक़ टू क्विट इट्स एग्रेशन, पहले तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत डिप्लोमेटिकली इराक़ को समझाने की कोशिश की कि कुवैत को आप लिबरेट कर दीजिए और आप ऐसे उसको इन्वेट नहीं कर सकते, उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। बट तब भी क्या हुआ, इराक़ नहीं माना। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। उसने क्या बोला यूनाइटेड नेशंस ने कि अब हम कुवैत को लिबरेट कराएंगे बाय फोर्स एंड दिस डिसीजन वाज अ ड्रामेटिक डिसीजन। ड्रामेटिक डिसीजन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस क्यों एस्टेब्लिश हुआ था, वो इसलिए एस्टेब्लिश हुआ था जिससे वर्ल्ड स्टेज पर कोई वॉर ना हो। और अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि वी विल लिबरेट कुवैत बाय फोर्स ओके। तो अब वो खुद ही वॉर के लिए बोल रहे हैं, तो इट वाज अ ड्रामेटिक डिसीजन ओके। और जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे H.W. बुश, यूएस प्रेसिडेंट थे H.W. बुश, उनने क्या बोला इसको, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ओके। उनने इसको बोला इमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ओके। तो अब क्या हुआ, यूएन ने तो बोल दिया कि अब हम थ्रू फोर्स कुवैत को लिबरेट कराएंगे। तो अब अ मेसिव कोलेशन फोर्स ऑफ 660,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज़ फॉट अगेंस्ट इराक़ ओके। तो 34 कंट्रीज़ ने अपना एक कोलेशन बनाया, क्यों बनाया, टू लिबरेट कुवैत, ठीक है, कुवैत को लिबरेट कराने के लिए इराक़ से। तो उन्होंने अपना कोलेशन बनाया 34 कंट्रीज़ का। और कितने ट्रूप्स थे इसमें, 660,000 ट्रूप्स थे फ्रॉम 34 कंट्रीज़, जिन्होंने साथ में एक कोलेशन बना के किसके अगेंस्ट फ़ाइट किया, इराक़ के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली इराक़ को तो हारना ही था, तो इराक़ इसमें डिफ़ीट हो गया और उसने कुवैत को छोड़ दिया ओके, वो छोड़ के चला गया कुवैत को। और ये जो वॉर हुआ इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया फर्स्ट गल्फ़ वॉर। और ये जो यूएन का ऑपरेशन था कुवैत को लिबरेट कराने का थ्रू फोर्स, इसको बोला गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब आप कंफ्यूज मत होना, इस वॉर को बोला गया, ये दोनों एक ही चीज़ हैं ओके। इस वॉर को बोला गया फर्स्ट गल्फ़ वॉर, और जो ये यूएन का ऑपरेशन था टू लिबरेट कुवैत थ्रू फोर्स, इसको बोला गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ओके। और जो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इट वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। क्यों बोला गया इसको ओवरवेलमिंगली अमेरिकन, अब हम कहेंगे कि अमेरिका से क्या कनेक्शन है, ये डिसीज़न तो यूएन का था, तो अमेरिका से क्या कनेक्शन है मैं आपको बताती हूँ। तो जो ये पूरी कोलेशन थी, इनमें से जो ये कोलेशन था और इसमें फोर्सेस थे जो कंट्रीज़ के बहुत सारे, इसमें से 75% ऑफ द कोलेशन फोर्सेस वर फ्रॉम द यूएस। इन फोर्सेस में से 75% ऑफ द कोलेशन फोर्सेस कहाँ से थी, यूएस से थी। एंड दिस कोलेशन वाज लेड बाय एन अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ ओके, इसलिए इसको बोला गया ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। और जो इराक़ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जिस टाइम पर इराक़ ने कुवैत को इन्वेट किया था, उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे इराक़ के, सद्दाम हुसैन। उनने क्या बोला, उनने इस वॉर को बोला दी मदर ऑफ़ ऑल बैटल्स। उनने भी बोला था कि हम तो बहुत मतलब तगड़ी वाली टक्कर देंगे और हम नहीं छोड़ेंगे कुवैत को। और उनने बहुत पंगा लिया था इस टाइम पर बाकी कंट्रीज़ से। तो उन्होंने इस वॉर को क्या बोला था, इस बैटल को क्या बोला था, द मदर ऑफ़ ऑल बैटल्स। सद्दाम हुसैन ने बोला था, वो जो कौन थे, इराक़ के प्रेसिडेंट थे ओके। तो अब हम सोचेंगे कि फ़र्स्ट गल्फ़ वॉर इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ये फ़र्स्ट गल्फ़ वॉर इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इट रिवील्ड द वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप दैट हैड ओपनड अप बिटवीन द यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एंड दैट ऑफ अदर स्टेट्स। जो हमारी अदर कंट्रीज़ हैं
उनसे यूएस कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है इस वॉर के थ्रू हमें समझ में आया था। इस वॉर ने रिवील किया था टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज़। मतलब इससे हमें समझ में आया था कि यूएस टेक्नोलॉजिकली कितना ज़्यादा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज़। ओके, और इसमें यूएस ने बहुत स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था यूएस ने इस वॉर में, और इसीलिए इस वॉर को कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर वॉर क्यों कहा जाता है इसको। तो इसको कंप्यूटर वॉर इसलिए कहा जाता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है क्योंकि अभी टर्म 1 में ये चैप्टर आपका आने वाला है। तो इसको कंप्यूटर वॉर कहा जाता है क्योंकि इसमें यूएस ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था। इसमें यूएस ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था, इसलिए इस वॉर को कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। और जो वॉर था ये टेलीविज़न पर भी टेलीकास्ट हुआ था। मतलब इसको, ये जो पूरा वॉर था वहाँ पे जो भी सब चल रहा था वो सब टेलीविज़न पर भी टेलीकास्ट हो रहा था। लोग घर पे बैठकर भी देख रहे थे कि वॉर में आखिर हो क्या रहा है। तो जो ये वाइड स्प्रेड टेलीविज़न कवरेज था, इसकी वजह से इस वॉर को वीडियो गेम वॉर भी कहा गया है, क्योंकि जो इराकी जो फोर्सेस थी उनका डिस्ट्रैक्शन जो था, लोग घर पे बैठकर आराम से देख रहे थे टीवी में, वो टीवी में पूरा सब कुछ टेलीकास्ट किया जा रहा था, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। ओके, तो यूएस ने इससे बहुत ज़्यादा अर्न भी कर लिया था। मतलब इससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था, क्योंकि उसने सारा वॉर जो सब कुछ था वो टेलीविज़न पर टेलीकास्ट कराया था। इसलिए इस वॉर से जितना उसको लॉस हुआ था उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो गया था, उससे ज़्यादा उसने इस वॉर से अर्न कर लिया था। ओके, तो हमें क्या पता चला कि जब डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद हमारा वर्ल्ड क्या बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, क्योंकि ई की सुपर पावर बची वो क्या थी, वो यूएस थी। वो कौन सी सुपर पावर थी, यूएसए थी। ओके, और उसके बाद गल्फ़ वॉर में हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि कितना ज़्यादा वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप है यूएस की मिलिट्री फोर्सेस में और यूएस की एडवांसमेंट में और बाकी कंट्रीज़ की एडवांसमेंट में। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड और गल्फ़ वॉर। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, अभी यही आपका सिलेबस है और आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, और बाकी जो 3 टॉपिक्स और हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब।